चलो स्टार्ट करते हैं साइंस का चैप्टर 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? अच्छा, पदार्थ के बारे में तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि गुणधर्म क्या होते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि भाई पदार्थ किससे मिलकर बनता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण गति करते रहते हैं। पदार्थ के कणों में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो देखो, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन अगर हम पढ़ें, एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से बनता है। एक ही प्रकार के कणों से बनने का मतलब क्या है, जैसे लोहा है, किससे दिखाते हैं इसको, Fe से दिखाते हैं, आयरन Fe। अगर हम लोहे का जो सबसे न्यूनतम कण लेंगे तो वो सारे के सारे गुणधर्म किसके दिखाएगा, लोहे के। ऐसी सोडियम जो है सारे के सारे गुणधर्म सोडियम के दिखाएगा। ऐसी NaCl सोडियम क्लोराइड, साधारण भाषा में जो है सोडियम क्लोराइड क्या होता है, नमक होता है। तो नमक जो है उसका जो एक कण भी लोगे तो वो भी क्या करेगा, नमक के ही तो सारे गुण दिखाएगा ना। तो उसको हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। यानी शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के कण होते हैं। उसके बाद मिश्रण क्या है फिर। तो देखो, मिश्रण में क्या होता है, जनरली दो या दो से ज्यादा चीजों को मिला दिया जाता है, कोई नई चीज यहाँ पर नहीं बनती। तो वही कह रहे थे, देखो मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों से बना होता है। उदाहरण वायु। वायु जैसे मान लो वायु में क्या क्या चीज मिली है, तो देखो कह रहा है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं किसके अंदर, वायु के अंदर। तो जो हमारी वायु है ये क्या है, गैसों का मिश्रण है। क्या है, गैसों का मिश्रण, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा गैसें आपस में मिली हुई हैं। अच्छा, तो अब देखो मिश्रण के प्रकार भी हो सकते हैं। तो मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण जिसको होमोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है, दूसरा है विषमांगी मिश्रण जिसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है। समांगी मिश्रण में क्या होता है, वे मिश्रण जिनके पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद्य होते हैं। अविभेद्य होने का मतलब है, जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिया पानी, क्या लिया हमने, जल लिया। मान लो क्या लिया, जल। इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया और उसको हमने क्या कर दिया, घोल दिया। घोलने के बाद पानी और जल जो है आपस में बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। यानी देखकर हम इसमें नहीं बता सकते कि भाई मिला क्या हुआ है। या दूसरी चीज हम ऐसे कह सकते हैं, सेम सेम दिखाई देंगे, यानी अविभेद्य होंगे। अविभेद्य का मतलब इनको देखकर ये नहीं बोला जा सकता कि यहाँ कम है यहाँ ज्यादा है, ठीक है। समांगी मिश्रण कहलाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है। देखो, संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होने का मतलब हर जगह जो है अच्छे तरीके से ये दोनों आपस में मिले होंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। उदाहरण, जल में शकरा और चीनी, शकरा या चीनी एक ही बात है, का विलयन समांगी मिश्रण है। फिर विषमांगी मिश्रण क्या होता है, वे मिश्रण जिनके पदार्थ पृथक रहते हैं। पृथक रहने का मतलब अलग अलग रहते हैं, ढंग से आपस में मिक्स नहीं होते। और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है। कहने का मतलब ये हर जगह छोटे छोटे कणों के रूप में, बूंदों के रूप में या बुलबुले के रूप में हर जगह फैला रहेगा, ढंग से मिक्स नहीं होते। इसको हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। आगे देखो इसका विषमांगी मिश्रण। उसके बाद यहाँ तक हमने पढ़ लिया विषमांगी मिश्रण है, मिश्रण कहलाते हैं। विषमांगी मिश्रण में, विषमांगी मिश्रण में उनके पूरे द्रव्यमान में एक समान संगठन नहीं होता है। एक समान संगठन नहीं होता है का क्या मतलब है कि भाई ये हर जगह सेम नहीं होंगे, ठीक है। जैसे नमक और पानी में तो नमक और पानी अच्छे तरीके से मिल जाते हैं, लेकिन इस वाले में ऐसा नहीं होता। उसके बाद देखो, उदाहरण के लिए इसने शक्कर और बालू यानी रेत दे रखा है का मिश्रण। जब आपस में मिलाओगे तो कहीं पर हो सकता है शक्कर ज्यादा होगी, कहीं पर बालू हो सकता है, कहीं पर बालू ज्यादा हो, कहीं पर शक्कर। एक विषमांगी मिश्रण है क्योंकि इस मिश्रण के विभिन्न भागों में शक्कर और बालू का भिन्न भिन्न मिश्रण
संगठक होगा। संगठन होगा का मतलब हर जगह अलग अलग ये क्या होंगे, संगठन में होंगे। उसके बाद आगे देखो, आगे जो है हमारे पास अगला, अच्छा यहाँ देखो, द्रवों में ठोस के निलंबन भी विषमांगी मिश्रण होते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, निलंबन होते क्या है, ठीक है। विलयन देखो, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो है उसको हम क्या बोलते हैं, विलयन। तो विलयन क्या होंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। उदाहरण नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण है। नींबू जल या सोडा जल ये आपस में घुल जाएंगे ना ढंग से, यानी एक जैसा इनका संपूर्ण संगठन होगा, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, विलयन। तो विलयन किसे बोलते हैं, ये एक समांगी मिश्रण होता है, तो समांगी मिश्रण ही क्या बनता है, विलयन। उदाहरण के लिए नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। किसी विलयन को दो भागों में विलायक और विलय में बांटा जा सकता है। तो देखो विलयन के कितने भाग हो सकते हैं, दो। एक होता है विलायक और एक होता है विलय। नाम से ही पता चल रहा है, अभी नीचे देखते हैं। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। विलायक क्या होता है, जो दूसरे घटक को अपने अंदर मिला लेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, विलायक। अच्छा, तो विलय क्या होता है, घुलनशील पदार्थ होता है विलय। देखो विलयन जो है उसके दो भाग हैं, एक विलय है और एक विलायक है। तो विलय क्या होता है, घुलनशील पदार्थ। उदाहरण के लिए शक्कर या चीनी, ये घुल जाती है ना पानी में, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, विलय। विलायक क्या है, पदार्थ जिसमें घुलता है, जैसे पानी, पानी के अंदर क्या घुल गया, शर्करा का पानी बना रहे हो, यानी चीनी और पानी आपस में मिला रहे हो, तो शक्कर किस में मिल गई, पानी के अंदर मिलती है ना, तो इसीलिए विलायक किसको बोलेंगे, पानी को। अगले पेज पर देखो, देखो मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के जो प्रकार हैं उसके अंदर हमारे पास कितने मिश्रण हैं, तीन प्रकार के हैं। पहला है वास्तविक विलयन, दूसरा है कोलाइडल विलयन, तीसरा है निलंबन। एक एक करके पढ़ते हैं। विलय कण आकार में बहुत छोटे होते हैं, कितने छोटे होते हैं, 10⁻⁹ मीटर। उसके बाद विलय कण नंगी आंखों द्वारा नहीं देखे जा सकते, यानी आप इसको सीधी आंखों से नहीं देख सकते। समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होने का मतलब क्या है, इसका संगठन जो है हर जगह सेम होगा। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो, उदाहरण, उदाहरण में लिख सकते हो जल और नमक का विलयन, जल और नमक का विलयन, ठीक है। उसके बाद छानन विधि द्वारा इसके कणों को पृथक नहीं कर सकते हैं, ये पारदर्शी होता है। छानन विधि का मतलब अगर छानोगे तो नमक और पानी अलग अलग नहीं होते हैं, ठीक है। पारदर्शी होता है, इसके आर पार देख सकते हैं हम। स्थिर विलयन होता है, स्थायी रखने पर कण नीचे नहीं बैठते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, दो और पार्ट हैं इसके। टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते। टिंडल प्रभाव का मतलब क्या होता है, अगर प्रकाश को गुजारोगे ना तो प्रकाश जो है वो फैलता नहीं है, सीधा निकल जाएगा, जैसा जिस हिसाब से आपने क्या करा है, प्रकाश को गुजारा है। उसके बाद विलयन के कण छन्ना कागज, छन्ना कागज का मतलब फिल्टर पेपर से पार निकल जाते हैं, यानी आसानी से ये फिल्टर पेपर को क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद देखो, दूसरा है कोलाइडल विलयन में कण का आकार वास्तविक से बड़ा किंतु निलंबन से छोटा होता है, ठीक है। यानी इसका जो है, इनमें कणों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, यानी (10⁻⁹ से तो बड़ा होता है, लेकिन 10⁻⁻6 इन दोनों के बीच में होगा। कणों को नंगी आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम देख सकते हैं इसके कणों को भी, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी तो पता है ना, छोटी चीजों को देखने के लिए यूज होता है। समांगी दिखाई देता है, परंतु वास्तव में ये क्या होता है, विषमांगी होता है। कैसा होता है ये, विषमांगी। छानन विधि द्वारा हम इसके भी जो है कणों को पृथक नहीं कर सकते। अपारदर्शी होता है, इसके आर पार हम नहीं देख सकते। स्थायी विलयन होता है, स्थायी विलयन का मतलब ये भी अगर हम खाली रखेंगे तो कण नीचे नहीं बैठेंगे, स्थायी है। टिंडल प्रभाव जो है, टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, यानी आप इसमें से लाइट गुजारोगे तो लाइट स्कैटर कर जाएगी, यानी लाइट फैल जाएगी, तो उसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। कोलाइड के कण छन्ना कागज से पार नहीं निकल सकते। दूध और रक्त, यानी छन्ना कागज से ये पार क्या होते हैं, नहीं निकल पाते हैं। और छन्ना कागज से अगर
फिल्टर पेपर से पास नहीं होंगे तो इसको आप अलग कर सकते हो। उदाहरण के लिए दूध और रक्त दे रखा है इसमें। लास्ट वाला जो है वो है निलंबन। कणों का आकार बड़ा होता है 10⁻⁻6 से, इसका क्या होगा, बड़ा। अगर कणों का आकार बड़ा होता है तो उसकी वजह से देखो होगा क्या, सीधी आंखों से भी हम इसे देख सकते हैं, विषमांगी मिश्रण होता है, छानन द्वारा पृथक किया जा सकता है, यानी फिल्टर करके हम इसको अलग कर सकते हैं। ये पारभासी होता है, यानी इनके आर पार दिखता तो है लेकिन धुंधला धुंधला दिखेगा। अस्थायी विलयन, विलय कण नीचे बैठ जाते हैं, ये अस्थायी विलयन होता है, यानी अगर थोड़ी देर रख दोगे तो इसके कण क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए पानी के अंदर अगर मान लो सॉइल जो है मिट्टी, अगर उसको मिलाओगे तो थोड़ी देर रखोगे तो वो क्या होंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे ना, मिट्टी के कण नीचे बैठ जाते हैं, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। टिंडल प्रभाव दिखाई व नहीं दिखाई दोनों अवस्था हो सकती है, हो सकता है टिंडल प्रभाव दिखा दे, हो सकता है टिंडल प्रभाव ना दिखाए। ठीक है, कोलाइडो में कण छन्ना कागज से नहीं गुजर पाते हैं, नहीं गुजर पाते हैं। कोलाइडो में कण छन्ना कागज से नहीं गुजर पाते हैं, क्यों, क्योंकि कणों का आकार बड़ा है ना। जैसे रेत बालू पानी में अगर डालोगे, फिल्टर पेपर लगाओगे तो रेत या बालू क्या होगा, जो फिल्टर पेपर है उस पर ही रह जाएगा और पानी नीचे की तरफ चले जाएगा। आज की क्लास में हम इतना ही देख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे और जितने भी इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं, इंटेक्स क्वेश्चन है, वो सारे कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखो, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है कोलाइड्स विलयन के कुछ सामान्य उदाहरण। कोलाइड विलयन के कुछ सामान्य उदाहरण जो है, इसके अंदर देखो, परिक्षेपित प्रवस्था विलय, विलय का मतलब जो घुल जाएगा, है ना। परिक्षेपण माध्यम विलायक, जिसके अंदर चीजें घुलेंगी। अच्छा, विलय और विलायक में ऐसे भी पहचान सकते हो, विलय हमेशा जो होता है वो कम मात्रा में होता है और विलायक जो होता है हमेशा अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो नींबू और पानी का जो मिश्रण हम तैयार करते हैं तो उसमें नींबू कम होता है, पानी ज्यादा होता है। ऐसे ही चीनी और पानी का जो मिश्रण तैयार हम करते हैं उसमें चीनी कम होती है, पानी ज्यादा होता है। नमक और पानी का भी जो मिश्रण तैयार होता है उसमें भी क्या होता है, नमक कम होता है और पानी ज्यादा। तो जो ज्यादा चीज डाली गई है वो क्या होता है, विलायक। जो कम चीजें डाली गई है वो क्या है, विलय। तो देखो, इसमें द्रव जो है कम मात्रा में है और गैस जो है ज्यादा मात्रा में है, तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है एरोसोल। क्या बनता है, एरोसोल। धुंध और बादल इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद देखो ठोस और गैस, यानी ठोस कम मात्रा में होगा और गैस ज्यादा मात्रा में, और जब ये आपस में मिलते हैं ये भी बनते हैं एरोसोल। एग्जाम्पल के लिए धुआं। थर्ड वाला, गैस और द्रव जब आपस में मिलते हैं तो फॉर्म बनता है झाग, जैसे सेविंग क्रीम जो हो गई, ये इसका उदाहरण है। द्रव और द्रव, दो द्रव आपस में मिलते हैं तो एमल्शन बनता है। दूध, चेहरे की क्रीम हो गई, दरवाजे का पेंट हो गया, ये सब एमल्शन के उदाहरण है। ठोस और द्रव जब आपस में मिलते हैं तो सोल बनता है, बालू और गोबर एग्जाम्पल है इसके। गैस और ठोस जब आपस में मिलते हैं तो फॉर्म, ये झाग बनता है, झाग, रबड़, स्पंज, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं। द्रव और ठोस आपस में मिलते हैं तो जेल या जेली बनती है, जेली या पनीर एग्जाम्पल हो गया उसका। ठोस और ठोस आपस में मिलते हैं तो ठोस सोल बनता है, रंगीन रत्न, कांच वगैरह जो है इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, क्या ये पेपर में आता है, हाँ, पेपर में इनमें से टिक द करेक्ट में 1 नंबर में पूछा जाता है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे देखो क्या कहता है, गैस में गैस कोलाइड विलयन नहीं है, यह मिश्रण होता है। जब गैस में गैस आपस में मिल जाती है तो क्या मिश्रण बनता है, मिश्रण। जैसे वायु जो है गैसों का मिश्रण है। ठीक, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता जो है कि कितना विलय है कितना विलायक है, ये हमारे पास जो है पता कैसे चलता है, तो इसके लिए ना हमारे पास फॉर्मूला है द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, यानी द्रव्यमान प्रतिशत विधि है। इसके अंदर देखो, विलय पदार्थ का द्रव्यमान ऊपर रखा जाता है, नीचे विलयन का द्रव्यमान इनटू में 100 करा जाता है। ठीक है, और दूसरा है द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत, यानी आयतन प्रतिशत से कैसे निकाला जाता है, विलय पदार्थ का आयतन अपॉन में विलयन का आयतन इनटू में 100। इसके ऊपर हमारे पास एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन है, हम दोनों को अभी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और ये क्या आता है पेपर में, तो हाँ, ये भी आपके पेपर में
कितने नंबर तक में पूछा जा सकता है? 3 नंबर में यह क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, जिसके अंदर क्या कहता है आपको कि द्रव्यमान विलियन ये 3 नंबर में पूछा जा सकता है। क्या पूछता है कि भाई बताओ द्रव्यमान प्रतिशत कितना है, ठीक है, कि विलेय कितना है, विलेय कितना है और विलायक कितना है। तो आओ हम यहाँ पर इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखो एनसीईआरटी में जो इसका क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2.1 क्या कहता है, 1 विलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। क्या कहता है, 300 ग्राम जो है विलायक जल है, यानी जल कितना है 300 ग्राम, या विलायक कितना है 300 ग्राम, 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, तो विलेय कितना हो गया 40 ग्राम, ठीक है। विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। कौन सा मेथड नहीं बोल रखा तो हम क्या करेंगे, द्रव्यमान वाला लगाते हैं, ठीक है। जब तक कुछ नहीं बोलेगा तब तक हम कौन सा लगाएंगे, द्रव्यमान वाला मेथड। आओ देखो उदाहरण उदाहरण 2.1 उदाहरण 2.1। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। विलायक का द्रव्यमान कितना था, विलायक का द्रव्यमान था 320 ग्राम। विलेय का द्रव्यमान कितना है, विलेय का द्रव्यमान, जो विलेय का द्रव्यमान था वो था 40 ग्राम, ठीक है। विलयन का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, विलयन का द्रव्यमान, जो विलयन का द्रव्यमान निकलेगा उसमें तो विलायक का द्रव्यमान जो कि कितना है 320 ग्राम और विलेय का द्रव्यमान 40 ग्राम, ये जोड़ देंगे टोटल कितना आ गया 360 ग्राम। अब उसके बाद देखो हमें क्या निकालना था, विलयन का, हमें क्या निकालना है, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। अभी तो फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान ऊपर, विलेय का द्रव्यमान अपॉन में नीचे क्या था, विलयन का द्रव्यमान, विलयन नीचे क्या था, विलयन का द्रव्यमान गुणा में क्या था 100 करो। विलेय कितना है, विलेय है 40 ग्राम। अच्छा, विलयन का द्रव्यमान कितना निकाला तुमने 360 ग्राम, इनटू में 100। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है, 4 से कट जाएगा, 4 10 जा 40 और 4 9 जा 36, 10 इंटू में 10 होता है 100 अपॉन में 9, काटो इसको, ठीक है, डिवाइड करके देखते हैं, लो पूरा ही करा देता हूँ, 9 1 जा 9, 1 बचेगा, फिर 0, 9 1 जा 9, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, 9 1 जा 9, कितना आ गया 11.1%। आंसर कितने नंबर में आएगा, ये कम से कम 3 नंबर में आएगा, ठीक है। इसका एक और पार्ट है हमारे पास जो हम यहाँ से देखने वाले हैं, ठीक है। एक और पार्ट जो है वो है हमारे पास एनसीईआरटी का, वो है हमारे पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर, देखो एक और क्वेश्चन जो है इसका इंटेक्स में है, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड नमक ही होता है को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। तो ये क्या है, ये तो टेम्परेचर है, इससे कोई लेना देना हमें नहीं है, ठीक है। ये क्या है, टेम्परेचर। इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। सांद्रता प्राप्त करने का मतलब क्या है, जो अभी फॉर्मूला लगाया है ना उस हिसाब से हमें इसको करके दिखाना है। तो देखो इंटेक्स है, ये इंटेक्स जो है क्वेश्चन है तो हम प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर भी क्या लिखोगे, विलायक का द्रव्यमान। विलायक क्या होता है, जल है ना, यहाँ पे दे रखा है उसने क्वेश्चन में, वैसे भी
कितना है 100 ग्राम। फिर विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान क्या दे रखा है, हाँ नमक है ये, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, वो कितना दे रखा है, सोडियम क्लोराइड बोल सकते हो, नमक, सोडियम और क्लोराइड, ठीक है। कितना है ये है हमारे पास 36 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान कितना आएगा, विलयन का द्रव्यमान, जो विलयन का द्रव्यमान है वो आपके पास आ जाएगा विलायक का द्रव्यमान और विलेय का द्रव्यमान, जोड़कर कितना आ गया 136 ग्राम। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है विलयन, हमें निकालना है विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। तो विलयन का जब द्रव्यमान प्रतिशत निकालोगे तो कैसे निकालोगे, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपॉन में विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणा में 100, ठीक है। विलेय कितना है 36 ग्राम, विलयन कितना है 136 ग्राम द्रव्यमान इनटू में 100। अब देखो इसको 4 से तो काट ही सकते हो, 4 9 जा 36, ये कट जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 4 जा, ठीक है। फिर 2 से काट दो, 2 5 जा 10 0, 2 1 जा 2, 2 7 जा 9, 5 जा कितना होता है 45 अपॉन में 17, ठीक है, 45 अपॉन में 17, काट के बताओ डिवाइड, 450 और 17, 17 टू जा होता है 34, कितना बच जाएगा 17 टू जा 34, 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 1, ये 0 यहाँ लेके आओ, कितना आ जाएगा 17 6 जा हो जाएगा 102, कितना बचेगा 8, पॉइंट लगा के 0, ये 5 तो नहीं आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4, 17 4 जा होता है 68, कितना बचेगा 12 0, 17 9 जा होता है 119, इतना ही रहने देना, 26.49%, ठीक है आंसर। तो ये हमारे पास थे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब आओ दोबारा कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट पर अगला जो हमारे पास टॉपिक है, अगला टॉपिक है हमारे पास भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। अब देखो ये छोटी क्लासों में भी सीख के आए हो आप, 6th क्लास में 7th क्लास में भी पढ़ा होगा, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। देखो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, यह उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब इसको ना हम पीछे बैक स्टेप में ले जा सकते हैं, जैसे पानी से आपने बर्फ बना दी, बर्फ से क्या बन सकता है दोबारा, पानी, ठीक है। यह अनुत्क्रमणीय होते हैं, ये इसको आप दोबारा पीछे वाली स्टेज पर नहीं ले जा सकते। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे पास है दूध, दूध से क्या बन जाता है दही, दही से दोबारा दूध नहीं बनेगा, ये रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, खाली अवस्थाएं चेंज होती है, ठीक है, नए पदार्थ बनते हैं हमेशा रासायनिक परिवर्तन के अंदर। क्या ये इंपॉर्टेंट है, हाँ इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में डिफरेंस में, और 3 नंबर में पूछा भी जाता है, छांटने के लिए आता है, ठीक है। बहुत कम मात्रा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जाती है, यानी यहाँ कोई ऊष्मा या प्रकाश की जरूरत ज्यादा नहीं है। उदाहरण के लिए बर्फ का पिघलना। एक रासायनिक परिवर्तन में एक बड़ी मात्रा में ऊष्मीय या अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जाती है, लकड़ी का जलना। अब इसमें देखो ऊष्मा या प्रकाश ऊर्जा हो सकता है दी जाए या निकाली जाए, ठीक है। इतना करने के बाद ना हमारे पास इस पर बहुत सारे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, छांटने के लिए कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक। तो आओ हम बात करते हैं एक एक कर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए। बताओ पेड़ों को काटना, काटा है तो क्या कोई नई चीज बनी है क्या, नहीं, बस पेड़ की क्या हो जाएगी हाइट छोटी हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा भौतिक परिवर्तन।
क्या हो जाएगा ये? भौतिक परिवर्तन। उसके बाद लिख भी देता हूं चलो मैं, ये क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। ठीक है। दूसरा, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, ये भी तो भौतिक है। क्या कोई नई चीज बनी है? नहीं। मक्खन पहले क्या था? ठोस अवस्था में था, पिघल के अब क्या हो गया? द्रव में। अल अलमारी में जंग लगना। अलमारी में जंग लगना, बताओ अलमारी में जंग लगा है, क्या नई कोई नई चीज बनी है? हाँ। लोहा अलग होता है और जंग अलग, तो ये क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। ये क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद देखो, जल का उबलकर वाष्प बनना, ये तो भौतिक परिवर्तन है। भौतिक अवस्था में ही तो परिवर्तन हुआ है। जल पहले किस में था? द्रव अवस्था में, अब किस में बन गया? वाष्प अवस्था में। क्या दोबारा इसको पीछे कर सकते हो? हाँ, दोबारा पीछे कर सकते हैं हम। जैसे ही हम क्या करेंगे? वाष्प को ठंडा करेंगे, दोबारा वो जल में परिवर्तित हो जाएगा। विद्युत तरंग का जल में प्रभावित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, ये रासायनिक परिवर्तन है। क्यों रासायनिक है? देखो, नई चीज बन रही है ना। जब तुम्हारे पास वाटर है, यहां पर क्या करा? विद्युत डाली। विद्युत डालने के बाद क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो नई चीजें हैं ना। ठीक है, तो इसीलिए रासायनिक परिवर्तन। जल में साधारण नमक का घुलना भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, ये तो एक मिश्रण है जस्ट, तो क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। कोई नई चीज नहीं बन रही। फलों को सलाद बनाना, ये भी क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। भौतिक क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर भी कोई नई चीज नहीं बन रही। सलाद को आपने क्या करा है? फलों का सलाद बनाना। पहले फल बड़े बड़े उसमें होगा, अब उसको काट के आपने क्या कर दिया? उसका साइज छोटा कर दिया। लकड़ी और कागज का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन होता है। क्यों रासायनिक परिवर्तन है? तो इसके पीछे आप एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे लकड़ी या कागज जलती है तो बहुत सारी नई चीजें बनती है। जैसे क्या नई चीज बनेगी? ऊष्मा बनती है, प्रकाश बनता है। जब जलती है तो लकड़ी या कागज जलता है तो लाइट आती है ना, तो प्रकाश होगा, ऊष्मा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये नई चीजें हैं। और एक राख भी तो तैयार होगी। राख भी एक नई चीज है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। एक्सरसाइज में भी है, इसमें हम एक्सरसाइज में भी हम एक बार देख लेते हैं। एक्सरसाइज में भी इसके क्वेश्चन है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के। चलो यहां देखो, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये रहा हमारे पास। क्या कहता है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक है? हमें ये बताना है कौन सा रासायनिक है। पौधों की वृद्धि क्या है? रासायनिक परिवर्तन। हाँ, रासायनिक परिवर्तन है। क्यों रासायनिक परिवर्तन है? देखो, पौधे की वृद्धि जो हुई है उससे पौधे की हाइट तो बढ़ गई ना। अब क्या होगा? दोबारा पीछे हाइट आ जाएगी क्या उसकी? नहीं। लोहे में जंग लगना, ये भी क्या होता है? रासायनिक। अभी तो पढ़ा था। ये पेपर में छाटने के लिए आते हैं 3 नंबर में, ध्यान रखना। 6 होंगे छाटने होंगे, आधे नंबर का एक। लोह के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, ये तो नहीं है। ये क्या है? ये है भौतिक परिवर्तन, क्योंकि दो चीजों को जस्ट मिक्स करा गया है। खाना पकाना रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि जब आप किसी चीज को पकाते हो तो उसके रासायनिक बदलाव आते हैं उसके अंदर। भोजन का पाचन भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। उसके बाद जल में जल से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक होता है। ठीक है, मोमबत्ती का जलना क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, मोम का पिघलना क्या होता है? मोम का पिघलना होता है भौतिक परिवर्तन। अच्छा, मोमबत्ती जलती है जब, एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि भाई बताओ, मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक होता है, या दोनों? तो उस वाले केस में कहोगे मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन भी होता है। अर्थात मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि मोमबत्ती जब जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, प्रकाश आता है, ऊष्मा आती है, तो इसीलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन साथ में आपने ये भी देखा होगा कि तो मोम भी तो पिघलती रहती है, तो मोमबत्ती का साइज छोटा होता रहता है। ठोस से मोम किस में बदल जाती है? द्रव अवस्था में, इसीलिए भौतिक परिवर्तन भी है। तो दोनों, अगर खाली यही पूछता है मोमबत्ती का जलना, तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है नेक्स्ट टॉपिक है, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को देखो। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है तत्व। ठीक है, क्या होता है तत्व?
एक शुद्ध पदार्थ जिसे ना तो साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सके और ना ही किसी ज्ञात भौतिक या रासायनिक क्रिया द्वारा दो या साधारण पदार्थों से बनाया जा सके, उसे तत्व कहते हैं। यानी तत्व का मतलब ना तो हम इसे क्या कर सकते हैं, किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम से तोड़ सकते हैं, ना बना सकते हैं, तो इसे हम तत्व बोलते हैं। जैसे लोहा, सोडियम आदि। ठीक है, अब देखो आगे विजिबल है ना। हाँ, तत्व जो है, तत्व एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये ध्यान रखना, तत्व जो है एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व के प्रकार धातु, अधातु और उपधातु होते हैं। क्या ये भी इंपॉर्टेंट है? हाँ, इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक भी 3 नंबर में। तो देखो, धातु जो होती है चमकदार होती है। धातु कैसी होती है? चमकदार। उसके बाद धातु धातु देखो, स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहला है धातु। धातु चमकदार होती है, आघात वर्ध्य होती है और तन्य होती है। अर्थात धातुओं को खींचकर हम तार बना सकते हैं, तार बनाए जा सकते हैं। और आघात वर्ध्य का मतलब पीट कर इसको पतली पतली चादरों में कन्वर्ट करा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद सोनोरस या ध्वनिक होती है। अर्थात जब धातुओं को किसी से मारा या पीटा जाता है तो इससे क्या होती है, ध्वनि पैदा होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे सिक्का है, आपकी जेब से कभी गिरा होगा तो आवाज करता है, तो उसी को कहते हैं हम सोनोरस या ध्वनिक। उसके बाद आगे देखो, ये ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है? ये सुचालक, यानी आसानी से ऊष्मा और विद्युत इनसे क्या हो सकता है, होकर गुजर सकता है। उदाहरण सोना, लोहा इत्यादि ये धातु के हैं। अब देखो, अधातु चमकदार नहीं होते, आघात वर्धन नहीं होते, यानी जब इसको आप पीटोगे किसी चीज से तो ये टूट जाएंगे, पतली चादरों में कन्वर्ट आप इसको नहीं कर सकते। तन्य नहीं होती है, यानी इससे आप कोई तार वगैरह नहीं बना सकते। भंगुर होती है। भंगुर का मतलब क्या होता है, ये कच्ची होती है, पीटने पर टूट जाएंगी। सोनोरस नहीं होती, कोई स्पेशल इनके पास जो है आवाज नहीं होती है। उसके बाद आगे देखो, कुचालक है सिवाय ग्रेफाइट के। ग्रेफाइट क्या है? अधातु होते हुए भी ये विद्युत का क्या होता है, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। बाकी सारी की सारी धातु क्या है, कुचालक। तो ये याद रखना, एक्सेप्शन में टिक द करेक्ट में आ सकता है। ऑक्सीजन और फास्फोरस एग्जाम्पल हो गए। उपधातु क्या होते हैं? ऐसे तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, यानी ये धातु और अधातु दोनों के गुणों को दर्शाएंगे। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये उपधातुओं के हमारे पास उदाहरण है। अब देखो, लास्ट टॉपिक जो है इसका, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी 3 नंबर में डिफरेंस पूछा जाता है। लास्ट टॉपिक जो है इसमें कहता है मिश्रण तथा यौगिकों में अंतर। तो देखो, मिश्रण क्या होता है? मिश्रण में देखो, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, यानी आपस में बस जस्ट दो या दो से ज्यादा चीजें मिल जाएंगी, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, जबकि यौगिक में क्या होता है, देखो एक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यौगिक में हमेशा नया पदार्थ बनता है। और आगे बढ़ते हैं, किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते। संगठन परिवर्तनीय होता है, यानी अपने हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इसमें परिवर्तन ला सकते हो। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे मान लो नींबू पानी है, किसी को क्या चाहिए, नींबू पानी में मीठा चाहिए होता है नींबू पानी, तो उसमें वो चीनी ज्यादा एडजस्ट कर सकता है, डाल सकता है। और जिसको मीठा नहीं चाहिए, थोड़ा खट्टा चाहिए, तो उसमें क्या करेगा, वो चीनी कम डाल लेगा। यानी इसमें जो संगठन होता है वो परिवर्तनीय होता है। जबकि यौगिक में नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। स्थायी होने का मतलब है फिक्स है। जैसे मान लो हमें पानी बनाना है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाता है पानी, है ना। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं। अब कोई कहता है कि भाई मुझे क्या बनाना है, मुझे पानी तो बनाना है, हाइड्रोजन एक ही मिल रहा है, ऑक्सीजन एक ही मिल रहा है, बना देता हूँ पानी, तो पानी नहीं बनने वाला। ठीक है, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा क्या होंगे, सेम मात्रा में होंगे, अपने द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में ही एक साथ मिलते हैं। उसके बाद आगे देखो, मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुण धर्मों को दर्शाते हैं। जैसे नींबू पानी बनाया तो नींबू खट्टा होता है तो खट्टा स्वाद आ रहा होगा, और उसके बाद पानी जो होता है उसके अंदर चीनी डाल रखी है तो मिठास होगी उसके अंदर। जबकि यानी सारी चीजें जो मिली हुई है उसके गुण धर्म को ये दर्शाता है।
जबकि नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह भिन्न होते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, मिलकर यौगिक बना है पानी। अब पानी के गुण इन दोनों से तो अलग है ना पूरी तरीके से, तो इसमें जो है अपने जो है पुराने जो तत्व है जो मिले हुए हैं उनके यहाँ पर गुणधर्म नहीं देखने को मिलते हैं, जो नई चीज बनी है उसके अलग ही गुणधर्म होते हैं। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, यानी इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। आसानी से हम क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। पृथक करने का मतलब क्या होता है, देखो फोर्थ वाला पॉइंट क्या कहता है, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, यानी इनको हम आसानी से अलग कर सकते हैं। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। इसके अंदर तो रासायनिक या विद्युत द्वारा ही अलग किया जाएगा, जबकि यहाँ पर आसानी से विधियों से हम क्या कर सकते हैं, पृथक। आसान विधियों में वाष्पीकरण वगैरह हो गया। उदाहरण, लोहा तथा गंधक का मिश्रण जो है ये किस में आ जाएगा, लोहा और गंधक का मिश्रण होगा, ये हमारे पास भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा। उदाहरण, गंधक तथा लोहा आपस में क्रिया करके आयरन सल्फाइड बनाते हैं, ये हमारे पास किस में आ जाएगा, ये हमारे पास यौगिक में आ जाएगा। ठीक है, और यहीं पर अब हमारे पास एक दो चीजें छूट गई थी जो इस नोट्स में कंप्लीट नहीं थी, उसको हम एक बार देख लेते हैं और उसके बाद इसके क्वेश्चन वगैरह देखते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है संतृप्त विलयन। क्या होता है, संतृप्त विलयन। ठीक है, यहाँ पे ही बता देता हूँ क्वेश्चन में ही, निम्नलिखित को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें दिए गई तापमान पर और विलय को नहीं घोला जा सकता, संतृप्त विलयन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो पानी है, उसमें आपने चीनी घोली, एक निश्चित समय आएगा चीनी घुलना बंद हो जाएगी, तो उसको हम क्या बोल देंगे, संतृप्त विलयन। ठीक है, संतृप्त विलयन में ध्यान रखना टेम्परेचर को घटाना बढ़ाना नहीं है, टेम्परेचर घटाओगे बढ़ाओगे फिर तो और ऐड कर सकते हो। ठीक है, संतृप्त विलयन हो गया। एक होता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन, असंतृप्त विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें और विलय की मात्रा को घोला जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब हमारे पास ना कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें हमें ना छांटना ही है मोस्टली कि यौगिक कौन से हैं, पदार्थ कौन से हैं, तत्व कौन से हैं, तो इनको एक बार हम देखते हैं। ठीक है, कौन से शुद्ध पदार्थ हैं, कौन से शुद्ध पदार्थ नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 से क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत कीजिए। कौन सा समांगी है, कौन सा विषमांगी, बताओ। सोडा और जल आपस में मिल जाएंगे ना, और इनका जो होगा आपस में मिलने के बाद संगठन हर जगह सेम होगा, तो ये क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण। लकड़ी का जो है ना संगठन हर जगह समान नहीं होता, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण। बर्फ जो है ये किस में आ जाएगी, समांगी मिश्रण में। वायु जो है, वायु किस में आ जाएगी, समांगी मिश्रण में, क्योंकि आप हर जगह संगठन सेम ही होता है। मिट्टी विषमांगी होगी क्योंकि इसमें तत्व अलग अलग मात्राओं में मिले होते हैं। सिरका जो है समांगी होगा, हर जगह सेम ही होता है। छनी हुई चाय, जो फिल्टर चाय होती है वो भी क्या होती है, समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। तो देखो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो ये रंगहीन द्रव है इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद जो है अगर कुछ भी नहीं बचता उसके अंदर, 100 डिग्री पर सब क्या होता है, बाष्पीकृत हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, वो रंगहीन द्रव क्या है, जल है, अदरवाइज वो जल नहीं होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं। तो शुद्ध पदार्थ हमें छांटना है कौन सा है और कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो देखो हमने बात करी थी शुद्ध पदार्थ एक ही तरीके के किससे मिलकर बनता है, एक ही तरीके के तत्व से मिलकर बनता है, या एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बनता है। तो देखो बर्फ क्या शुद्ध है, हाँ, किससे मिलकर बनता है, H2O, किससे, H2O अणु से मिलकर बनता है, तो ये शुद्ध है। दूध शुद्ध नहीं होता, क्यों नहीं होता शुद्ध, क्योंकि दूध के अंदर देखो
70 to 80% उसके अंदर पानी होता है, फिर नेचुरल स्वीटनेस होती है, उसमें मिठास होती है ना, और उसमें फिर फैट वगैरह मलाई वगैरह भी होती है, तो ये अशुद्ध में आता है। लोहा क्या है, लोहा शुद्ध है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शुद्ध होगा, क्योंकि HCl है ये, इसी के अणुओं से मिलकर बनेगा। कैल्शियम क्लोराइड जो है ये भी शुद्ध होगा। पारा शुद्ध है। ईट, ईट जो है हमारे पास, जो ब्रिक है, इसको आप किस में रखोगे, अशुद्ध में, क्योंकि ईट को तो किसी भी चीज से इसका जो ईट जो है ये क्या है, अशुद्ध। अशुद्ध क्यों है, क्योंकि ईट जो है जब हम बनाते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, जनरली अलग अलग चीजों को मिलाया जाता है, ठीक है। लकड़ी जो है, लकड़ी जो है ये भी क्या आएगी, अशुद्ध में आएगी। ऊपर भी अभी तो पढ़ा था हमने, कैसा था, विषमांगी मिश्रण में है तो अशुद्ध में है। वायु क्या है, नेक्स्ट वाले में क्या कहते हैं, वायु। वायु क्या है, अशुद्ध होती है। क्यों अशुद्ध है, क्योंकि ये बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। निम्नलिखित मिश्रणों में विलयन की पहचान करें। विलयन की पहचान करनी है तो विलयन क्या होना चाहिए, समांगी मिश्रण ना, तो क्या मिट्टी समांगी मिश्रण होता है, नहीं, तो क्या ये विलयन है, नहीं। समुद्री जल, क्या ये समांगी मिश्रण होता है, हाँ समांगी मिश्रण होता है। अगर समांगी मिश्रण होता है तो इसीलिए क्या होगा, हमारे पास विलयन होगा। वायु समांगी मिश्रण है, हाँ विलयन होगा। कोयला समांगी मिश्रण होता है क्या, नहीं, कोयला क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है, इसीलिए विलयन नहीं है। लास्ट में सोडा जल समांगी मिश्रण होता है, हाँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, विलयन बनेगा। लास्ट में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेंगे। बताओ कौन कौन से टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेंगे। तो क्या नमक वाला जल जो है, नमक का घोल, ये प्रदर्शित करता है, नहीं, ये टिंडल प्रभाव नहीं करता। देखो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित कौन कौन से करते थे, कोलाइड और निलंबन करते थे, वास्तविक विलयन नहीं करता था, ठीक है। तो नमक का घोल तो वास्तविक विलयन होता है, तो क्या ये टिंडल प्रभाव दिखाएगा, नहीं। दूध, दूध जो होता है वो क्या होता है, दूध तो कोलाइड विलयन में आता है, क्या ये टिंडल प्रभाव दिखाएगा, हाँ, दूध जो है टिंडल प्रभाव दिखाएगा। तीसरा है कॉपर सल्फेट का विलयन। कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है वो कोलाइड नहीं होता, वो वास्तविक होता है, तो इसीलिए ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता। स्टार्च विलयन जो होता है, स्टार्च विलयन जो है वो कोलाइड होता है, इसीलिए ये टिंडल प्रभाव को दिखाएगा। अब 10th वाला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन, 11th हम कर चुके हैं पहले ही, और बाकी जो क्वेश्चन है वो डेफिनेशंस वगैरह हैं, वो आप नोट्स में से लिख सकते हो। निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। बताओ, सोडियम, खाली सोडियम क्या है, ये तत्व। मिट्टी तो बहुत सारी चीजें होती है ना मिली हुई इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, मिश्रण। ये क्या हो जाएगा, मिश्रण। चीनी का घोल, चीनी का घोल भी क्या होता है, मिश्रण। चांदी, चांदी तो तत्व है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये यौगिक है, क्या है ये, यौगिक, क्योंकि कैल्शियम और कार्बोनेट मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। टीन तत्व है। सिलिकॉन तत्व है। अगला देखो नेक्स्ट, कोयला मिश्रण है। वायु मिश्रण है, ठीक है, वायु क्या है, मिश्रण। वायु के बाद अब जो नेक्स्ट वाला जो है वो है हमारे पास साबुन। साबुन भी तो बहुत सारी चीजों से मिलाकर बनाया जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मिश्रण। मीथेन CH4, ये क्या है, ये यौगिक में आएगा। यौगिक, कार्बन और हाइड्रोजन जुड़कर बनाते हैं इसको, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है, यौगिक है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर इसको बनाते हैं। रक्त क्या है, रक्त हमारे पास मिश्रण में आ जाएगा, ठीक है। रक्त क्या है, मिश्रण। अच्छा, मिश्रण क्यों है रक्त, क्योंकि रक्त के अंदर प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होती है, 80% 80 to 85% उसके अंदर भी क्या होता है, मिश्रण, ठीक है। यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर नंबर 2। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर।